हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सभी के? बढ़िया हो सभी? चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है। मैं कुछ दिनों तक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से क्लास लाइव नहीं ले पाऊंगा एंड उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है, जिसमें आज की क्लास में स्पेसिफिकली हम लिथोस्फीयर वाला पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। क्लास लेने के तरीके को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहां पर मैं 10 क्वेश्चन बना के लाया हूं, ठीक है। इस तरीके से देखो, आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल बच्चे 10 क्वेश्चन है और इन्हीं 10 क्वेश्चन में मैं पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी में जो लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है, ठीक है, वो मैं आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। जो बच्चे मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं मैं फिजिकल ज्योग्राफी किस तरीके से पढ़ाता हूं। 3 पोर्शन में मैंने फिजिकल ज्योग्राफी को डिवाइड कर रखा है। पहला है लिथोस्फीयर, जिसमें हम लैंड से रिलेटेड सभी के सभी फिनोमेना को पढ़ते हैं, जिसमें आप अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, वॉल्केनोज, लैंडफॉर्म्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम ग्लोबल विंड पैटर्न, बेसिकली हम स्टिक रहते हैं क्लाइमेट वाले पोर्शन से, ठीक है बच्चे। एंड ओशियनोलॉजी या फिर ओशियनोग्राफी में हम ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको मैं कह सकता हूं, वो सारी चीजें उसमें देखते हैं। ओशियनिक मीन टेम्परेचर देखते हैं, ओशियन करेंट्स देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से ये 1.5 घंटे की क्लास होगी एंड इस एक सिंगल क्लास से आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर, अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर, वेदर इट इज सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस एक्सेट्रा, ठीक है, आपको इस सिंगल क्लास से बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे एंड ओशियनोग्राफी या फिर ओशियनोलॉजी वाली क्लास से बच्चे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास ये शॉर्ट जरूर होगी, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजें कवर करवाऊंगा, बट बच्चे हर एक कॉन्सेप्ट, एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा, तो उसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं दैट व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। 5 मिनट लूंगा एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, ये क्लास बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके जो चीज ना समझ में आए उसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। एंड वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा, उसकी आदत है कि नहीं सर मैं क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाता हूं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा फास्ट तरीके से लिखूंगा, बट आप वीडियो पॉज करके आराम से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वरना ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है बच्चे। चलो, सर ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड एग्जैक्टली हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं एंड व्हाई द फिजिकल ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट। चलो, मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, क्या कुछ कॉमन चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं? सर कॉमन चीजें क्या मतलब है आपका? बच्चे मेरा मतलब ये है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्या आप जमीन वाला एरिया ऑब्जर्व करेंगे? क्या बच्चे आप लैंड वाला पोर्शन ऑब्जर्व करेंगे? बिल्कुल सर, हम अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं या अभी भी अगर हम कहीं पर बैठे हैं, कहीं पर हम खड़े हैं, तो ऑफकोर्स हम लैंड के ऊपर खड़े हैं, जमीन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, बढ़िया। सर जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, क्या आपको बेसिकली एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा? बताइए, क्या बच्चे आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा? बताइए, क्या बच्चे आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा सर, हवा है और एन नंबर ऑफ थिंग्स है, क्लाइमेट है, वेदर है, जो भी चीजें, ठीक है। हमें सर क्लाउड्स दिखते हैं, हमें सर आसमान दिखता है, यानी कि कहीं ना कहीं मैं उसको समझने के लिए एटमॉस्फेयर से रिलेट कर सकता हूं, ठीक है। चलो, अगर किसी बच्चे को एटमॉस्फेयर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं सिंपल तरीके से उसको फिलहाल के लिए लिख देता हूं एयर, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा कि सर एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये शायद बताने की जरूरत नहीं, राइट, ठीक है बच्चे। क्योंकि सर अगर एयर नहीं होगी, हवा ही नहीं होगी, है ना, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। चलो, एंड तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कॉमनली ऑब्जर्व करते हो, दैट इज वाटर। यस, हाँ जी बताइए, करते हैं। सर आप नदियां देखते हो, आप झील देखते हो, आप लेक्स देखते हो, आप तालाब देखते हो, कुछ नहीं तो अपने घर में तो पानी देखते ही हो, ठीक है।
मतलब मैं यहां पर आपको जो बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे या आप अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो तीन चीजें हैं वो आपको कॉमन देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, ये जो तीन चीजें हैं वो आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पर रिलेट कराने की कोशिश करूं तो इसको ध्यान से देखना बच्चे, जो आपका लैंड है, क्या कहीं ना कहीं मैं उसको रॉक से रिलेट कर सकता हूं? क्या कहीं ना कहीं बच्चे मैं उसको रॉक से रिलेट कर सकता हूं? अब द क्वेश्चन कम्स कि रॉक कैसे बनता है? सर रॉक बनता है आपका लावा से। ठीक है, रॉक बनता है सर आपका लावा से। लावा कहां से आता है बच्चे? लावा आता है सर वॉल्केनो से। हाँ जी, लावा कहां से आता है बच्चे? लावा आता है वॉल्केनो से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे 2 मिनट का टाइम दो। ठीक है, लावा कहां से आता है बच्चे? लावा आता है वॉल्केनो से। ठीक है, लावा कहां से आता है बच्चे? लावा आता है आपका वॉल्केनो से। एंड वॉल्केनो कहां से आता है? वॉल्केनो कहां से आता है बच्चे? वॉल्केनो आता है पृथ्वी के अंदर से, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। यस। चलो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको रिलेट कराने की कोशिश करता हूं। एक बेसिक टर्म मैं यहां पर ले रहा हूं, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, एक बेसिक टर्म बच्चे मैं यहां पर ले रहा हूं, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चे, चलो ये क्लास में फिर से आपसे कह रहा हूं कि थोड़ी सी क्रिस्प रहेगी, है ना। बहुत ज्यादा अंदर मैं यहां पर नहीं घुसूंगा, सिर्फ उतनी चीजें आपको कराऊंगा जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अंदर घुसना है, पूरा एकदम फिजिकल ज्योग्राफी को घोट के पी जाना है, अच्छे से समझना है, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी का अपकमिंग फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे। 300 350 रुपए का वो बैच होगा, इट विल बी फॉर 3 मंथ्स। ओके, चलो यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि साफ साफ लिखूं ताकि आपके नोट्स अच्छे तरीके से बन जाए। ठीक है, सर एग्रीकल्चर आपने क्यों लिया? बिकॉज इंडिया की जो लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो 50% ऑफ द आबादी है, वो कहीं ना कहीं बच्चे एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज है। ठीक है सर, समझ गए। मुझे एक बात बताओ, एग्रीकल्चर के लिए जो बेसिक चीज है वो बेसिक चीज क्या है सर? सर एग्रीकल्चर के लिए ना सॉइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा नहीं होगी, अगर सॉइल ही नहीं होगी तो एग्रीकल्चर हम करेंगे किस पे? बात तो सही है यार, है ना, सॉइल तो होना चाहिए सर। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर ये सॉइल बनता किससे? कैसे बन रहा है सर ये सॉइल? मैं आपसे कहूंगा सॉइल बन रहा है सर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से। अब कुछ बच्चों को डिसइंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, और कुछ जो मेरी तरह है जिनकी मैथ्स एकदम ही, है ना, भगवान भरोसे चलती है, उन्हें तो इस इंटीग्रेशन वर्ड से नफरत होगी। यस, हाँ जी, यस। तो डिसइंटीग्रेशन मतलब समझो कि सपोज ये पूरा का पूरा रॉक है, ठीक है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। ठीक है, इसी को कहते हैं बच्चे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से, यानी कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली आपसे कह सकता हूं कि सर सॉयल हमें रॉक से देखने को मिल रही है। ठीक है, सॉयल सर हमें रॉक से देखने को मिल रही है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये आएगा कि सर ये रॉक क्यों टूट रही है? भाई ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, है ना, देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलो खैर, अब अभी आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चे फोकस करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। वापस मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा कि ये रॉक कहां से आ रही है? सर रॉक जो है वो आ रही है लावा से, है ना। सर लावा से कैसे? जब बेसिकली आपका लावा या मैग्मा कूल डाउन हो रहा है, जब आपका लावा और मैग्मा ठंडा हो रहा है। ठीक है बच्चे, क्या हो रहा है? कूल डाउन हो रहा है या फिर ठंडा हो रहा है? समझ में आ रहा है? कूल डाउन हो रहा है या फिर ठंडा हो रहा है? यस, कूल डाउन हो रहा है या फिर ठंडा हो रहा है। हाँ जी, इतना क्लियर है क्या? क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर है? इस क्लास का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, जब आपका लावा कूल डाउन हो रहा है, फिर मैं आपसे वही पूछूंगा ये लावा आ कहां से रहा है? सर लावा आ रहा है वॉल्केनो की वजह से। हाँ जी, लावा कहां से आ रहा है? लावा आ रहा है बच्चे वॉल्केनो की वजह से। और वॉल्केनो कहां से आ रहा है? मैं फिर कहूंगा वॉल्केनो आ रहा है सर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां से इतनी गर्मी हो गई, सभी चीजें मैं आपको डिटेल के साथ इसी क्लास के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चे, वॉल्केनो कहां से आ रहा है सर? अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है। तो जीवन का सत्य क्या है कि पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी समझने के लिए आपको सबसे पहले अर्थ का इंटीरियर पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, अर्थ का इंटीरियर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। अब इसी एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली जब आप, अब एग्रीकल्चर है तो ऐसा तो है नहीं कि बिना पानी के हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं बच्चे कि बिना पानी के चीजें हो जाएंगी। कहीं ना कहीं सर आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। हाँ जी बताओ, सिर्फ क्लास को आराम से देखो, मैं हर एक चीज आज आपको रिलेट करवाऊंगा। कहीं ना कहीं सर आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। सर जब आप इरिगेशन करोगे तो कैसे करोगे? रिवर इरिगेशन मतलब पानी, ठीक है, सिंचाई जिसको आप कह सकते हो। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा मैं उनके लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, दैट इज वाटर। रिवर से करोगे, ठीक है, पॉन्ड से करोगे, पॉन्ड्स लेक्स जो भी आप कह लो, राइट। तो जब आप इस पोर्शन में आते हैं तो बेसिकली आप फिजिकल ज्योग्राफी का कहीं ना कहीं ओशियनोग्राफी वाला पोर्शन पढ़ते हैं, यानी पानी से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, यहां मैं पूरा नहीं लिख रहा, ओशियनोग्राफी लिख दे रहा हूं इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन या सॉइल पे डिपेंड करता है? द आंसर इज नो। सर कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं बच्चे क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इरिगेशन में आप एक फैक्टर और लिख सकते हो, दैट इज रेनफॉल, दैट इज बच्चे रेनफॉल। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यस, तो जब स्पेसिफिकली आप यहां पर क्लाइमेट को पकड़ के उसके फिनोमेना को स्टडी करते हो कि सर हवा कैसे चल रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड, व्हाट इज ग्लोबल विंड पैटर्न्स, है ना, ये साइकिल क्या होती है सर, ये क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स जब आप पढ़ते हो तो बेसिकली आप फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हो। फिजिकल ज्योग्राफी का बच्चे आप क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हो। अब फिजिकल ज्योग्राफी आपके इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेस है, बिकॉज जब हम यही क्लाइमेट, जब हम यही जो है डिफरेंट आपके रिवर पैटर्न्स, रेनफॉल पैटर्न्स, या फिर आपके जो सॉयल पैटर्न्स हैं, ये जब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो जाती है। जब सर हम इसको वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलती है। तो मोटे मोटे तौर पे सर अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ठीक ठाक से समझनी है तो कहीं ना कहीं बच्चे, कहीं ना कहीं आपको फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब फिजिकल ज्योग्राफी में आप कई सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, आप कई सारी चीजें देख सकते हो, जैसे मैं अगर आपको लैंड के बारे में बताऊं तो सर आप माउंटेन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर एंड आपको कहानी समझ में आ गई कि ये पर्वत वगैरह बन कैसे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी में हिमालयन फॉर्मेशन पढ़ने में, ठीक है, कि हिमालय का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में जब आप ये साइक्लोन वगैरह पढ़ोगे, जब बच्चे आप क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ये साइक्लोन वगैरह पढ़ोगे तो आपको कई सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, है ना, कि सर ये साइक्लोन कैसे आ रहे हैं और इनका क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से ये चीजों को इफेक्ट करते हैं। और जब आपको साइक्लोन वगैरह अच्छे से समझ में आएगा तब आप इसको कहीं ना कहीं, कि सपोज कहीं पे साइक्लोन आने वाला है, सर साइक्लोन आ रहा है तो तबाही होगी, डिजास्टर होगा, तो सर हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा उस डिजास्टर का, तब आप डिजास्टर मैनेजमेंट नामक टॉपिक पढ़ते हो या डिजास्टर मैनेजमेंट नामक सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफी रहा होगा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ मैंने आपके 10 मिनट यहां पर लिए ताकि मैं आपको चीजों को बेहतर तरीके से रिलेट करा पाऊं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड क्यों पढ़ रहे हैं, वाई फिजिकल ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया। एंड ये तीनों कंपोनेंट्स अगर आपको पता होंगे, लैंड एयर एंड वाटर, तो यही तीनों कंपोनेंट्स बच्चे कहीं ना कहीं मिलके आपका बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर मतलब जहां पर आपका जीवन संभव हो, जहां पर बच्चे आपकी लाइफ संभव हो। ठीक है, यही कहीं ना कहीं मिलके आपका बायोस्फीयर बनाते हैं। बिना लैंड, बिना एयर, बिना वाटर के जीवन संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अगर इतना समझ में आ गया तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन देखने में तो काफी भयानक सा लग रहा है, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट में लूंगा और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन सर ये क्या लिखा है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये थिकर होती है आउटर कोर, ये लेमान डिस्कंटिन्यूटी, एस्टेनोस्फेयर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं,
आ जाओ इस ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। एंड सबसे पहले, जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि हर एक चीज अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को समझना पड़ेगा। अब लेकिन सर हमें एग्रीकल्चर क्यों समझना है? ये भी एक क्वेश्चन किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में तो चल ही रहा होगा। मुझे एक बात बताओ, नियर अबाउट 50 to 55% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर में इंगेज है। ठीक है, एग्रीकल्चर में इंगेज है। अगर आप एग्रीकल्चर को नहीं समझोगे, भाई सपोज आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ नहीं समझ में आया, अब आप वोल्केनो पे नहीं जा पाए, वोल्केनो पे नहीं जा पाए तो आपको लावा नहीं समझ में आया, लावा पे नहीं जा पाए तो आप उसके वो कूल डाउन क्यों हो रहा है आपको वो नहीं समझ में आया, फिर आपको रॉक फॉर्मेशन नहीं समझ में आई, फिर सर आपको सॉइल फॉर्मेशन नहीं समझ में आई, फिर कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर को नहीं समझ पा रहे। अब सर 50 to 55% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, तो सर आप उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझेंगे? यानी अल्टीमेटली वो ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल वाला पैटर्न भी कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? इससे ज्यादा भी अगर आपको डिटेल चाहिए, आप प्लीज फाउंडेशन बैच में आइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं ज्योग्राफी में रॉकेट बना के भेजूंगा आपको। ठीक है, चलो। इसे 300 रुपए तुम खर्च कर सकते हो, मतलब सोच लो, है ना? इतने तो आप जो है मोमोज वगैरह खाने में खर्च कर देते होगे, राइट? चलो, ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो भला हो सकता है। क्या है आपकी मर्जी। चलिए, यहां पर बच्चे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसी डायग्राम के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ समझा दूंगा। ठीक है, चलो। आपकी कॉपी में भी इसी तरीके से डायग्राम बना होना चाहिए। ठीक है, आपके कॉपी में भी बच्चे इसी तरीके से डायग्राम बना होना चाहिए, नंबर 1। और यहां पर मैं आपकी सुविधा के लिए इसको ब्लू कलर से बना दे रहा हूं, ये मैंने बना दिया नंबर 2। ठीक है, लेट मी ज्वाइन दिस। कोई नहीं, इसको इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम अपना बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। चलो, हेडिंग क्या पड़ेगी दोस्तों? हेडिंग पड़ेगी सर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हिंदी मीडियम बच्चे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि सर जी मैं ये क्लास तो एक बार देखूंगा एंड उसके बाद जो है लिथोस्फीयर का मैं बन जाऊंगा रॉकेट, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है ये क्लास जब तक आप 2 से 3 बार नहीं देखेंगे आपको शायद ही चीजें समझ में आए। ठीक है, तो बच्चे 2 बार तो कम से कम आपको देखना ही पड़ेगा। चलो सर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमारे पास सबसे पहले आता है क्रस्ट का पोर्शन। ठीक है, क्रस्ट को मैं सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये है बच्चे आपका क्रस्ट, ये बच्चे आपका क्रस्ट। क्रस्ट को मैं 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये अभी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं यहां पर मार्किंग करना चाहता हूं, तो 0 से लेकर ये मैं कर ले रहा हूं 34 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, ये मैं कर ले रहा हूं 34 किलोमीटर तक। 34 किलोमीटर से लेके लगभग 5 नहीं रुको, 2900 तक, 2900 किलोमीटर तक एक मार्किंग कर ले रहा हूं मैं। एंड नीचे की बच्चे मैं मार्किंग कर ले रहा हूं 6371, या किसी किसी किताब में आपको 6400 किलोमीटर देखने को भी मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। ठीक है, क्रस्ट। अब क्रस्ट आपका बेसिकली डिवाइड होता है 2 पोर्शन में। पहला पोर्शन है बच्चे आपका कॉन्टिनेंट वाला, पहला पोर्शन है बच्चे आपका कॉन्टिनेंट वाला जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। एंड दूसरा जो आपका पोर्शन है, दूसरा आपका कौन सा पोर्शन है बच्चे? दूसरा आपका जो पोर्शन है दैट इज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट बच्चे। ठीक है, दूसरा आपका जो पोर्शन है दैट इज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, दैट इज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट। अच्छा, ये बीच बीच में हो सकता है ना मेरे पैड की थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो रही है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। चलो सर, ये क्रस्ट होता क्या है? सबसे पहले तो देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में सबसे पहले आपको मिलेगा क्रस्ट। ये ऑर्डर प्लीज ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कभी कभी ये ऑर्डर ही पूछ लिया जाता है केस बेस देके कि एक बच्चा है या एक कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है, पृथ्वी के अंदर जा रहा है, तो उसको कौन कौन से
पोर्शन पहले मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पहले हमने क्रस्ट पढ़ा, फिर हम मेंटल पढ़ेंगे, फिर सर हम कोर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलो तो बेसिकली मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करता हूं। ऊपर यहां पे मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड, है ना। माइंड करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेना भाई माइंड। ओके, चलो सर इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज योर क्रस्ट। ठीक है, दैट इज योर क्रस्ट। अब मैंने यहां पर आपसे दो चीजें कही, एक कहा सर कॉन्टिनेंट, एक कहा बच्चे मैंने ओशियनिक क्रस्ट। अच्छा, कुछ बच्चे अब इस चीज को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली हम पढ़ क्या रहे हैं। ये देखो, ये क्या है सर, ये हमारा अर्थ है कहीं ना कहीं सर, ये आपका अर्थ है। हम सर अर्थ का ये अंदर वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्थ का हम ये अंदर वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, अगर किसी को कंफ्यूजन हो बाय द वे। ओके चलो, क्योंकि ये क्लास मुझे लगभग 90 मिनट के अंदर खत्म करनी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुस रहा। काम काम की चीजें मैं आपको बता दूंगा जिससे आपका पेपर बढ़िया नंबर के साथ निकल जाएगा। चलो सर, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, आपका जो अर्थ है या आपकी जो धरती है, क्या वो पूरी की पूरी लैंड ही है? आंसर इज नो। नहीं सर, पूरी की पूरी लैंड तो नहीं, कहीं ना कहीं सर हमें पानी भी देखने को मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पानी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अगर सर आपको पानी देखने को मिलता है, तो जैसे ही आप पानी के अंदर क्या कहते हैं जब जाओगे, तो क्या नीचे आपको सतह वाली या प्लेन या फिर आपको जमीन वाला पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा? आंसर इस मिलेगा। अब जिसे नहीं समझ में आ रहा वापस समझो। सर सपोज ये, ठीक है, ये हमारा ओशियन है, मान लो कुछ सेकंड के लिए इमेजिन कर लो ये हमारा ओशियन है। सर ऊपर ऊपर तो हमें पूरा का पूरा पानी दिख रहा है, बहुत अंदर तक भी हमें पानी दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जाने के बाद हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हमें लैंड वाला पोर्शन मिलेगा। ये क्रस्ट का मतलब बच्चे वही है कि कहीं ना कहीं हम उस लैंड वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। हम सर उस सॉलिड पोर्शन की बात कर रहे हैं, हम बच्चे उस सॉलिड पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड पोर्शन को आप कहीं ना कहीं रॉक से भी रिलेट कर सकते हो, रॉक से भी रिलेट कर सकते हो। ज्योग्राफी में सर आपको एक टर्म बहुत कई बार देखने को मिलेगा, दैट इज, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, दैट इज बच्चे लिथोस्फेयर। दैट इज बच्चे लिथोस्फेयर। जब भी आपको ज्योग्राफी में टर्म ना समझ में आए, उसको ब्रेक डाउन कर दो। मुझे यहां पर दो वर्ड दिख रहा है, दैट इज पहला लिथ प्लस स्फेयर। अब स्फेयर से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कहीं ना कहीं मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, बिकॉज हमारा अर्थ वैसे तो जियोइड शेप में है, बट कहीं ना कहीं बच्चे हमें वो स्फेरिकल शेप में देखने को भी मिलता है। यानी हम मोटे मोटे तौर पे उसको एक स्फेयर मान सकते हैं, वैसे तो जियोइड शेप में। ठीक है, चलो जब भी आपको ज्योग्राफी में लिथ वर्ड मिलेगा, आप इस लिथ वर्ड को रिलेट करेंगे बच्चे रॉक से। ठीक है, आप इस लिथ वर्ड को रिलेट करेंगे रॉक से। ठीक है, चलो तो सर कहीं ना कहीं आपको लैंड वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, तो बस वही मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो सर हमारा जो जमीन वाला पोर्शन है वो तो ठीक है, एक तो कॉन्टिनेंट वाला हो गया जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जान रहे हैं, एक है सर हमारा ओशियन वाला जिसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। सवाल नंबर वन, सवाल नंबर वन जो असर्शन रीजन में कई बार बनता है, दैट इज थिकनेस। दैट इज बच्चे थिकनेस। ठीक है, दैट इज थिकनेस। सर थिकनेस किसकी ज्यादा होगी बच्चे? थिकनेस आपकी ज्यादा होगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी? ओशियनिक से। अब उसका आप एक बार रीजन सुन लो, मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, उस रीजन को मैं लिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ओरली मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा क्यों है। मुझे एक बात बताओ, ज्यादातर पेड़ पौधे पत्थर एक्सेट्रा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, जमीन पे या समुद्र के अंदर? तो सर समुद्र के अंदर भी देखने को तो मिलता है, लेकिन जमीन से ज्यादा नहीं। ऑफ कोर्स ही बात है यार, मोटाई थिकनेस चौड़ाई किसकी ज्यादा होगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा होगी कंपेरेंस टू ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, कंपेरेंस टू ओशियनिक क्रस्ट। क्लियर है? चलो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एक चीज याद रखना, क्रस्ट में आपको क्या मिलेगा? ठीक है, क्रस्ट में सर आपको क्या कौन सा मिनरल देखने को मिलेगा? अब सर ये मिनरल का कंसेप्ट कहां से आ गया मेरे बच्चे? यहां पे मैंने क्या लिखा है सर, यहां पे आपने रॉक लिखा है, लिखा है। रॉक को मैं यहां पर किससे रिलेट कर रहा हूं सर? सॉलिड वाले पोर्शन से।
क्या हम सॉलिड वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं सर। कहीं ना कहीं सर मैं उसको लैंड से रिलेट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सर मैं उसको क्रस्ट से रिलेट कर रहा हूँ। यानी कि अब रॉक है तो कुछ ना कुछ तो उसमें खनिज होंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें मिनरल्स होंगे, कुछ ना कुछ तो बच्चे उसमें खनिज होंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें मिनरल्स होंगे। यस, समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस सर समझ में आ रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, रॉक होंगे तो मिनरल्स होंगे। अब जब सर हम वो रॉक वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, जो हम सॉलिड वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, जो सर हम लैंड वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, जो सर हम क्रस्ट वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, उसमें भी तो मिनरल मिलने चाहिए। मतलब अब आपने अगर बताया तो बिल्कुल मिलने चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। तो याद रखना, क्रस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रस्ट में बच्चे आपको देखने को मिलेगा सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। आई बिलीव कि आप लोग इसे फुल फॉर्म खुद से बना लोगे। अब इतना कर लेना भाई, ठीक है। चलो, क्रस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे? सियाल। लेकिन एक चीज याद रखना, ओशियनिक क्रस्ट में आपको सीमा देखने को मिलेगा। ओशियनिक क्रस्ट में बच्चे आपको सीमा देखने को मिलेगा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। वहीं बच्चे क्रस्ट के अंदर, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर आपको सियाल देखने को मिलेगा, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। समझ में आ गया? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो ये हो गई सर कहानी क्रस्ट की। क्रस्ट आपको बेसिकली 0 से लेकर 34 किलोमीटर के आसपास मिलता है। ठीक है, 0 से लेकर 34 किलोमीटर के आसपास मिलता है। चलो, अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो, आप पृथ्वी के अंदर जा रहे हो। ठीक है, आप सर धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर जा रहे हो। जैसे जैसे बच्चे, कहां पर समझाऊं, चलो यहीं पे समझा देता हूं। जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा सर। सर कहानी समझ में नहीं आई, कहानी हमें समझ में नहीं आई, तो अब सुनो कहानी। ठीक है, अब सुनो एक छोटी सी कहानी। हमारे बैच का एक लड़का है राहुल, चलो मैं मान लेता हूँ राहुल यहाँ पर बैठा है। ठीक है सर, ये है लैंड वाला पोर्शन। यहाँ पर राहुल बैठा हुआ है, मस्त अपना मजे कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चे। अचानक से राहुल के सामने वॉल्केनो आता है। अभी आप सिर्फ कहानी रिलेट करो सर, वॉल्केनो क्या है, कैसे आ रहा है, वो चीजें मैं भी आपको बाद में समझाऊंगा। सिर्फ कहानी रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, वॉल्केनो आ रहा है सर, राहुल ने देखा वॉल्केनो में से निकल रहा है लावा। वॉल्केनो में से निकल रहा है बच्चे लावा। राहुल गया, अब राहुल ठहरा यूपीएससी का एस्पिरेंट। राहुल गया, राहुल ने देखा यार लावा तो बड़ा गर्म है। लावा तो बच्चे बड़ा गर्म है। हाँ जी सर, गर्म तो है, मतलब है ना, दिक्कत हो रही है, लावा तो गर्म है सर। ठीक है, लावा तो बच्चे काफी गर्म है। हाँ जी सर, गर्म है, बढ़िया। लावा गर्म है, लावा गर्म है, लावा गर्म है, राहुल सोच रहा है। लेकिन मैं तो जमीन पे खड़ा हूँ। अब राहुल सोच रहा है मैं तो जमीन पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे गर्म क्यों नहीं लग रहा है? लावा तो बाप रे कितना गर्म है, लेकिन मैं तो जमीन पे खड़ा हूँ, ये यहाँ तो इतनी गर्मी लग नहीं रही है। बात क्या है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं राहुल के दिमाग में एक चीज स्ट्राइक हो रही है कि पृथ्वी के अंदर से लावा कहां से आ रहा है? इंटीरियर से। इंटीरियर में पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा हीट है, बहुत ही ज्यादा हीट है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। और इसी बात को लेकर एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, दैट इज ऑफ ऑर्थर होम्स। दैट इज एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चे ऑर्थर होम्स का। ऑर्थर होम्स 1930 के अंदर इन्होंने कहा, 1930, दैट इज 1930 के अंदर ऑर्थर होम्स अपनी एक थ्योरी देते हैं। कहानी को प्लीज रिलेट करते रहना। राहुल बैठा था जमीन पे, वॉल्केनो आता है, राहुल जाता है, लावा को टच करता है, वॉल्केनो में से बच्चे लावा वगैरह बाहर निकलेगा। ठीक है, लावा वो टच करता है, देखता है बड़ा गर्म है। अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, वो ठहरा यूपीएससी का एस्पिरेंट, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार मैं जहां पर खड़ा हूं वहां तो इतनी गर्मी लग नहीं रही, ये लावा इतना गर्म कैसे है? इसका मतलब ये पहले आ कहां से रहा है उसने ये देखा, यार ये तो अंदर से आ रहा है। इसका मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में कहीं ना कहीं तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा उष्मा है, बहुत ही ज्यादा हीट है। यस, इसी चीज से रिलेटेड उसके बाद ऑर्थर होम्स ने अपनी रिसर्च करी एंड 1930 के अंदर बच्चे उन्होंने क्या बताया? 1930 के अंदर उन्होंने एक चीज बताई कि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर गर्म है। अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, हमें
गर्मी मिलेगी, क्यों मिलेगी? बिकॉज अर्थ के इंटीरियर में, याद रखना क्यों मिलेगी, यहां से असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा, रीजन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रीजन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रीजन बच्चे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा कितनी गर्मी बढ़ेगी सर? कितनी गर्मी बढ़ेगी सर? हर 32 मीटर पे जब हम जाएंगे, हर 32 मीटर पे जब हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हर 32 मीटर पे जब हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा सर जी? वो बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑर्थर रूम्स ने 1930 के अंदर अपने थ्योरी में एक बड़ी ही सिंपल सी बात करी। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, एक बार ये कहानी वापस से सुनना राहुल वाली, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चे? ठीक है, इतना अगर समझ में आया, इतना अगर समझ में आया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो लावा है, ठीक है, ये जो लावा है, ये जब कूल डाउन होता है तो हमें रॉक देखने को मिलता है। ठीक है, ये जब कूल डाउन होता है तो हमें रॉक देखने को मिलता है। कहानी प्लीज रिलेट करते रहना। इसका मतलब सर ये जो लावा है ये कहीं ना कहीं गर्म है। गर्म तो है, तभी वो कूल डाउन हो रहा है कि कूल डाउन होने के बाद एकदम सॉलिड पोर्शन हो गया, हमें चट्टान देखने को मिल रही है, हमें रॉक देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर एक ऐसी चीज है, अगर रॉक है मान लो पिघल रहा है, भाई अगर लावा इज इक्वल टू रॉक, सो रॉक इज इक्वल टू लावा। यस, लावा अगर रॉक के बराबर है, या अगर मैं लावा को ये कह रहा हूं कि सर जो आपका लावा है, ठीक है, जब वो कूल डाउन होता है तो रॉक बनती है। अब देखो, अगर किसी बच्चे को लावा नहीं समझ में आ रहा, बच्चे लावा मतलब फ्लूइड मटेरियल, ठीक है, एक गर्म फ्लूइड मटेरियल, ठीक है, लिक्विड भी आप उसको कह सकते हो। चलो ठीक है, लावा मैग्मा में एक बार एक बच्चे ने डिफरेंस पूछा था। देखो, जो फ्लूइड मटेरियल जब तक वो अर्थ के अंदर है तब तक हम उसे मैग्मा कहेंगे, जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा हम उसे लावा का नाम देंगे। ठीक है, कोई भी फ्लूइड मटेरियल जो गर्म है, अगर, याद रखना गर्म होना चाहिए, फ्लूइड मटेरियल अगर वो गर्म है एंड अर्थ के इंटीरियर में है, तो जब तक इंटीरियर में है तब तक हम उसे मैग्मा बोलेंगे, जब तक और जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा तब हम उसे लावा बोलेंगे। ठीक है बच्चे, तब हम उसे लावा बोलेंगे। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया क्या? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये लावा जो आ रहा है ना, ये बहुत गर्म है। अब उतनी गर्मी अगर हमें चाहिए तो हमें अर्थ के काफी ज्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा। तो मैं एक एस्टिमेटेड यहाँ पर लेयर ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज नियर अबाउट 700 किलोमीटर। नियर अबाउट बच्चे 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना मैंने 700 किलोमीटर क्यों बनाया। सबसे पहले तो तुम्हारा क्रस्ट हो गया, चलो ठीक है। इतना टेम्परेचर, ये कि सर मुझे लावा वगैरह मिल जाए, मुझे इतना फ्लूइड मटेरियल मिल जाए, मुझे अर्थ के लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। ये 700 किलोमीटर मैंने क्यों लिखा है अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसको लेके कंफ्यूज मत होना। तो इतना टेम्परेचर हमें ऑब्जर्व करने के लिए लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। लगभग बच्चे 100 किलोमीटर अंदर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, 100 किलोमीटर तक बच्चे हमें अंदर जाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? है ना, लगभग हमें 100 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ेगा। क्यों बच्चे 100 किलोमीटर तक हमें अंदर क्यों जाना पड़ेगा, इस बात को प्लीज ध्यान से समझो। मैं यहां पर आपको ये चीज लिखवा रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपको ये चीज लिखवा रहा हूं, बिकॉज आफ्टर 100 किलोमीटर जो आपकी रॉक्स हैं, ठीक है, जो आपकी रॉक्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो आपकी पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। यस, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके रॉक्स पिघल रहे हैं, ठीक है, अगर बच्चे आपके जो है रॉक्स पिघल रहे हैं, ठीक है, अगर आपके रॉक्स पिघल रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रॉक्स वीक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे वो रॉक्स वीक हो रहे हैं। वीक के लिए आप ज्योग्राफी में टर्म यूज करोगे एस्थेनो। वीक के लिए आप ज्योग्राफी में टर्म यूज करोगे एस्थेनो। एंड सर याद रखना हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम एक स्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज हम कहीं ना कहीं अपने अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो वहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ जाता है बच्चे, वहां से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है एस्थेनोस्फेयर का, एस्थेनोस्फेयर का। एस्थेनोस्फेयर का, ठीक है बच्चे, यहां से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है एस्थेनोस्फेयर का। पॉइंट टू नोट कि एस्थेनोस्फेयर आपको कहां मिलेगी, क्या कंप्लीट मेंटल में मिलेगी, नहीं बच्चे, एस्थेनोस्फेयर आपको सिर्फ और सिर्फ अपर मेंटल में देखने को मिलेगी। एस्थेनोस्फेयर आपको कंप्लीट अपर मेंटल में देखने को मिलेगी, दैट इज अपर मेंटल ओनली। अब सर ये मेंटल क्या होता है, याद रखना, सबसे पहले आपका आएगा क्रस्ट, क्रस्ट के बाद बच्चे आता है आपका मेंटल, ठीक है। अब मेंटल में ये जो मैंने वॉयलेट कलर की यहाँ पर लाइन बना रखी है, दिस वन, जिसे मैं अभी के लिए लाल कर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है ये, इसके ऊपर वाला आपका पोर्शन है अपर मेंटल, नीचे वाला है लोअर मेंटल, अल्टीमेटली जो आपकी पूरी लेयर है दैट इज मेंटल। एंड जो सबसे नीचे वाला जो आपका पोर्शन है दैट इज कोर, जो आपका सबसे नीचे वाला बच्चे पोर्शन है दैट इज कोर, ये है आपका कोर। तो ऑर्डर आप याद रखेंगे, क्रस्ट मेंटल एंड कोर, क्रस्ट मेंटल एंड कोर। क्रस्ट है सर आपका 0 से 34, और 34 से 700 तक है सर आपका अपर मेंटल, 700 से 2900 तक है सर आपका लोअर मेंटल बच्चे, ठीक है, लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। एंड उसके बाद बच्चे 2900 किलोमीटर से लेकर, यहां पर मैं एक छोटा सा डिवीजन और करना चाहूंगा, 2900 किलोमीटर से लेकर लगभग 5100 किलोमीटर तक आपका क्या है, ये डेटा को प्लीज लिखते रहिएगा, यहां पर मैं कुछ अनवांटेड चीजें मिटा रहा हूं। चलो ये सारी चीजें मैं रेस कर देता हूं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं रेस कर देता हूं, नहीं तो बहुत ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, उसको प्लीज नोट डाउन करते रहना, ठीक है। पॉइंट्स जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं उसको प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो ठीक है, तो 5100 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा, आउटर कोर, 5100 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा, आउटर कोर। एंड अल्टीमेटली 5100 से लेके 6400 तक आपको क्या मिलेगा बच्चे, इनर कोर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टेनोस्फेयर, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि सर एस्टेनोस्फेयर जो होता है वो हमारा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। सर इतने अंदर हम जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स जब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें लिक्विड फॉर्म में जानी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे समझो ये है, ठीक है, अब हम इस वाले पोर्शन में, सर यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, हम पृथ्वी के लास्ट में लगभग 100-700 किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं, ठीक है, बढ़ तो रहा है, क्लियर है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा चल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तेरी बात सही है, बट एक चीज देखो, ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा क्रस्ट है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसका प्रेशर भी तो इसके ऊपर लग रहा है, इसका बच्चे प्रेशर, इसका दबाव भी तो इसके ऊपर लग रहा है। तो अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा आपका दबाव लगेगा तो ना ही वो पूरी तरीके से सॉलिड के पास जा पा रहा है, ना ही वो पूरी तरीके से लिक्विड के पास आ पा रहा है। तो अल्टीमेटली जो आपका एस्टेनोस्फेयर है, ये जो आपकी लेयर है, यानी कि अपर मेंटल जो है वो आपका सेमी सॉलिड होती है। मुझे बताओ जो आपका सॉलिड वाला पोर्शन है वो कहां तक रहेगा, जो आपका सॉलिड वाला पोर्शन है, यानी कि जो आपका लिथोस्फेयर है, यानी कि सर जो आपका रॉक है, यानी कि सर जो आपका लैंड है, यानी कि बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। जो आपका लिथोस्फेयर वाला पोर्शन है वो कहां तक रहेगा, क्या लिथोस्फेयर के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख सकता हूँ, है, लिथोस्फेयर के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख सकता हूँ कि सर पूरा क्रस्ट एंड मेंटल में जाते ही क्या मुझे लिक्विड वाला फॉर्म मिलने लगा, नहीं सर, मुझे लगभग 100 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ा, लगभग सर 100 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ा, लेकिन 100 किलोमीटर जाने के बाद तो मुझे कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड पोर्शन मिल रहा है, यानी कि मैं उसको पूरी तरीके से सॉलिड तो नहीं कह सकता, यस, उसको मैं पूरी तरीके से सॉलिड तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड वाला पोर्शन मिल रहा है, यस, मिल रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कंप्लीट सॉलिड कहां तक मिल रहा है, एक तो क्रस्ट पे मिल रहा है, प्लस में अपर मेंटल के कुछ पोर्शन में मिल रहा है, यानी कि सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर
मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। अभी भी जैसे नहीं समझ में आ रहा बच्चे, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितने पॉइंट्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं उतने याद कर लो, आपका आराम से पेपर निकलेगा। ठीक है, आपका बच्चे आराम से पेपर निकलेगा। बहुत ज्यादा अगर दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा अगर आपको इसमें पीएचडी करने का मन है, तो प्लीज फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिएगा, आपको उसके अंदर मैं हर एक चीज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो क्लियर है इतना? हाँ जी, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चे? चलो डन है। सर एस्टेनोस्फेयर की कहानी होगी, कहां तक रहेगा याद रखना, लगभग 700 किलोमीटर तक। कहां से शुरू होगा सर? लगभग 100 किलोमीटर के बाद से। ठीक है, चलो लोअर मेंटल। सर लोअर मेंटल को आप बेसिकली मीजोस्फीयर भी कहते हो। याद रखना, क्रस्ट आपका पूरा का पूरा ये सॉलिड में है, एस्टेनोस्फीयर यानी कि अपर मेंटल वाला पोर्शन आपका सेमी सॉलिड में। सर लोअर मेंटल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बच्चे हम कहते हैं मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर क्यों कहते हैं, ध्यान से समझना, मीजोस्फीयर क्यों कहते हैं? क्योंकि सर जो इंटरनल आपका स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसमें कहीं ना कहीं मिडिल में आ रहा है, इस वजह से इसको मीजोस्फीयर कहते हैं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, लोअर मेंटल, आप कहोगे कि सर इतना अंदर आ गया, अभी तो जो है मतलब एकदम ना लिक्विड होना ही चाहिए। मैं फिर आपसे कहूंगा कि यार ये क्रस्ट प्लस ये एस्टेनोस्फेयर, इस पूरे का प्रेशर लग रहा है इस मीजोस्फेयर के ऊपर। यानी कि ये आपका क्रस्ट है, ठीक है बच्चे, सर ये आपका क्रस्ट है, ये सर आपका एस्टेनोस्फेयर है, और ये सर आपका मीजोस्फेयर है। तो कहीं ना कहीं आप, सर मैं पृथ्वी के बहुत अंदर जा रहा हूं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, तो सर लिक्विड होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा, चीजें पिघलेंगी, तो लिक्विड होना चाहिए सर मीजोस्फेयर, यानी कि लोअर मेंटल। फिर आपसे कहूंगा यार ठीक है टेम्परेचर बढ़ रहा है, बात सही है तेरी, बट इस पूरे का प्रेशर भी तो आ रहा है, इस पूरे का प्रेशर भी तो आ रहा है, तो प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर, प्रोबेबली ड्यू टू हाई प्रेशर, ये लिक्विड की तरफ ना जाकर सॉलिड की तरफ टर्न हो जाता है। तो प्लीज याद रखिएगा कि सर लोअर मेंटल जो है ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ये आपका बच्चे सॉलिड स्टेट में होता है। लोअर मेंटल बच्चे आपका सॉलिड स्टेट में होता है, इसको प्लीज याद रखेंगे। मीजोस्फीयर के बाद हम बच्चे आ जाते हैं आउटर कोर के ऊपर। आउटर कोर के ऊपर इस पूरी, जो मैंने अभी आपको ये पूरा पार्ट पढ़ाया है, इस पूरे पार्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन अभी आएगा। ठीक है, आउटर कोर होता है बच्चे आपका लिक्विड स्टेट में। आउटर कोर बच्चे आपका होता है लिक्विड स्टेट में। आउटर कोर बच्चे आपका किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। आउटर कोर बच्चे आपका लिक्विड स्टेट में होता है। अब चलो एग्जामिनेशन के लिए मैंने तुम्हें बता दिया लिक्विड स्टेट में होता है, इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछेगा। क्यों होता है देखो, क्यों होता है समझो। सर मैं पृथ्वी के इतने अंदर जा रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा यार पृथ्वी के इतने अंदर जा रहे हो, गर्मी बढ़ रही है, लिक्विड होना चाहिए। ठीक है सर, आप मुझसे क्या कहोगे? आप कहोगे सर ठीक है गर्मी होनी चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन मीजोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर क्रस्ट सबका प्रेशर भी तो लग रहा है। लिथोस्फीयर का, यानी ये जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, अपर मेंटल का थोड़ा सा पोर्शन है, उसको हम कह रहे हैं सर लिथोस्फीयर। उसको बच्चे हम क्या कह रहे हैं? उसको सर हम कह रहे हैं लिथोस्फीयर। सर ये लिथोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर यानी कि अपर मेंटल वाला पोर्शन, लोअर मेंटल यानी कि मीजोस्फीयर वाला पोर्शन, सर इसका प्रेशर भी तो लग रहा है। मैं तुमसे फिर कहूंगा बेटे ठीक है, लेकिन 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 आउटर कोर में याद रखना मिनरल भी चेंज हो रहा है। आउटर कोर में आपको नीफे देखने को मिलेगा, दैट इज निकल एंड आयरन। ठीक है, इनका जो आपका बच्चे मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो ये कम टेम्परेचर के ऊपर पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, या इन्हें बेसिकली उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए जितना आपके ऊपर वालों को, ऊपर वाले मिनरल्स को लगता। मेंटल में एक चीज याद रखना, मेंटल में आपको क्या देखने को मिलेगा? सीमा देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों मेंटल, अपर मेंटल हो चाहे लोअर मेंटल हो, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सीमा देखने को मिलेगा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, दैट इज सीमा देखने को बच्चे आपको मिलेगा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ओशियनिक क्रस्ट में भी बच्चे आपको सीमा देखने को मिलेगा, एंड जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें आपको सियाल देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आपसे क्रस्ट में पूछ ले कि ओवरऑल क्रस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल क्रस्ट में सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का जो कंपोजिशन है वो ज्यादा होता है। ठीक है बच्चे, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का कंपोजिशन ज्यादा हो सकता है। चलो क्लियर है? क्लियर है बच्चे? क्लियर है इतना? चलो, तो लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, तो आप यहां पर कह सकते हो सर मिनरल भी चेंज हो रहा है ड्यू टू, यहां पर बेसिकली आपका टेम्परेचर डोमिनेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ प्रेशर। यहां पर आपका टेम्परेचर डोमिनेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ प्रेशर। कोर जो है आपका इनर कोर जिसे हम कहते हैं, वो आपका बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है,
क्यों होता है ये आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि जब पृथ्वी आपकी घूमती है तो भारी चीजें केंद्र में इकट्ठा होती है। ठीक है, भारी चीजें केंद्र में इकट्ठा होती हैं, तो सारी भारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो ये था सर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है? ठीक है, क्वेश्चन बस से आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, याद रखना, क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, एस्टेनोस्फीयर सर, एस्टेनोस्फीयर सेमी सॉलिड होती है। ठीक है, कोर के लिए याद रखना वो एक टर्म यूज कर सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नोट्स हो गए हैं बट कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, कोर के लिए सर वो टर्म यूज कर सकता है बैरिस्फीयर। कोर के लिए वो टर्म यूज कर सकता है बच्चे बैरिस्फीयर। ठीक है, कोर के लिए वो टर्म यूज कर सकता है बैरिस्फीयर, है ना, आउटर बैरिस्फीयर, इनर बैरिस्फीयर, इस तरीके से। आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में होता है, क्यों सर? एक तो वहां पे टेम्परेचर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है सर, दूसरा आपका मिनरल भी चेंज हो रहा है। अपर मेंटल है, लोअर मेंटल में सर आपको बेसिकली सीमा ही देखने को मिलेगा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। लोअर मेंटल याद रखना सॉलिड होता है, एंड जो आपका लोअर मेंटल है दैट इज मीसोस्फीयर, इट इज मोर रिजिड देन एस्टेनोस्फीयर, यानी कि मीसोस्फीयर और एस्टेनोस्फीयर में जो रिजिडिटी है, ठीक है, जो टफनेस है, वो किसकी ज्यादा होती है बच्चे? मीसोस्फीयर की। ये आपका हो गया असर्शन। एंड रीजन, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर। एंड एक क्वेश्चन सर आपका आ सकता है थिकनेस से, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशियनिक क्रस्ट। क्यों होती है ये भी सर मैंने आपको समझा दिया है। ऑर्थर ओम्स की थ्योरी याद रखना 1930 के अंदर। सर अर्थ के इंटीरियर में रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं, इसी वजह से जो है आपकी थर्मल एक्टिविटीज होती रहती है, हीट निकलती रहती है कॉन्टिन्यूअसली, ऊष्मा प्रोड्यूस होती रहती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, हर 32 मीटर पे सर 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये आपसे स्टेटमेंट में देके पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, ये आपसे स्टेटमेंट में देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए? एक छोटी सी स्टेटमेंट में आपको और बता रहा हूँ, लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ऑन एस्टेनोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। एस्टेनोस्फीयर आपका सेमी सॉलिड है, यानी कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, थोड़ा बहुत आपका फ्लूइड वाला पोर्शन दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो आपका पूरा का पूरा लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं आपका ये एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है, यानी कि आप इसको एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ फ्लोट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा बहुत हिल डुल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचा रह गया, वो मैं आपको यहां पर करा दे रहा हूं। डिसकॉन्टिन्यूटीज आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, डिसकॉन्टिन्यूटीज आप याद रखेंगे, मैं आपको यहीं पर बना के दिखा दे रहा हूं। देखो, मैं आपको यहीं पर बना के दिखा दे रहा हूं डिसकॉन्टिन्यूटीज। ठीक है बच्चे, डिसकॉन्टिन्यूटीज। ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिसकॉन्टिन्यूटीज याद रख सकते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं ये सीरीज, इसे देख के ऐसा ना समझे कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी में बस इतना ही है क्या। फिजिकल ज्योग्राफी में आपके एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली इतना ही है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सभी की सभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। बट इन सभी चीजों को हम और डिटेल के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप कभी फाउंडेशन बैच में आएंगे तो आपको वहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है? डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले वो समझो। जो हमारा अर्थ है ना, वो पूरा का पूरा होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा नहीं है। अंदर जो भी आपकी लेयर्स हैं, जब आपका बेसिकली वॉल्केनो वगैरह आ रहा है तो उन लेयर्स के अंदर डिसकॉन्टिन्यूटीज बन रहे हैं, यानी कि क्रैक्स बन रहे हैं, यानी कि फॉल्ट्स बन रहे हैं, दरारें बन रही हैं। ठीक है, दरारें बन रही हैं, तो उन्हीं दरारों को सर हम क्या कहते हैं? डिसकॉन्टिन्यूटीज। तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में जिसने डिसकॉन्टिन्यूटी खोजी उनका नाम था कोनार्ड, और इस वजह से उस डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम क्या पड़ गया बच्चे? कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो डिसकॉन्टिन्यूटी है दैट इज मोहोरोविक। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अपर क्रस्ट, सॉरी अपर मेंटल, अपर मेंटल, अपर मेंटल। याद रखना बच्चों को डिसकॉन्टिन्यूटीज कई बार स्किप हो जाता है दिमाग से, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होगी बच्चे? मोहोरोविक। कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होगी बच्चे? मोहोरोविक, मोरोविक। अब ये जो चीजें हैं मुझे थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ठीक है, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, ये चीजें मैं आज थोड़ा सा रेस कर दे रहा हूँ। आई बिलीव हर एक बच्चे ने चीजों को अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया था तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिए,
आराम से वीडियो को पॉज करिए एंड इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बच्चे, इसके नोट्स आप प्लीज जरूर से बना लीजिएगा। ठीक है, मोहरोविक। चलो, अपर मेंटल के बाद क्या आता है बच्चे आपका? अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में बच्चे कौन सी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाएगी? किसी भी बच्चे को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में बच्चे आपके रैपिड डिस्कंटिन्यूटी पाई जाएगी। कौन सी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाएगी? रैपिड डिस्कंटिन्यूटी पाई जाएगी। मेंटल एंड कोर को कौन अलग करेगा? दैट इज लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। ठीक है, मैं एक बार इसको लिख लेता हूं अच्छे से, उसके बाद मैं आपको दोनों एक साथ लिखवा दूंगा, आउटर कोर एंड इनर कोर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में मैंने आपको जितना पढ़ाया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि उससे बाहर कुछ है ही। चलो चलो, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, देन आउटर कोर एंड इनर कोर। लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में बच्चे पाई जाती है गुटेनबर्ग। ये बच्चे बहुत ज्यादा भूलते हैं, इसी वजह से मैं इसको ब्लू कलर से लिख दे रहा हूं। इसी वजह से बच्चे मैं इसको ब्लू कलर से लिख दे रहा हूं। आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में आपको मिलेगी लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल, ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वन। ठीक है, स्टेटमेंट वन, सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशियनिक क्रस्ट। क्या मैंने आपको ऐसा लिखवाया है? क्या मैंने आपको यहां पर थिकनेस वाला पॉइंट लिखवाया है बच्चे? जिसे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख लो। क्या मैंने आपको यहाँ पर थिकनेस वाला पॉइंट लिखवाया है? बिल्कुल लिखवाया सर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशियनिक क्रस्ट। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट टू, आउटर कोर सर आपका लिक्विड पोर्शन में है, बिल्कुल सही बात है। प्रोबेबली ड्यू टू चेंज इन मिनरल्स फ्रॉम सीमा। सर मेंटल में हमें क्या देखने को मिल रहा था? मेंटल वाले पोर्शन में हमें देखने को मिल रहा था सीमा। मेंटल वाले पोर्शन में हमें देखने को मिल रहा था सीमा सर। लेकिन कोर में आते ही हमें क्या देखने को मिला? कोर में आते ही बच्चे हमें क्या देखने को मिला? कोर में आते ही हमें देखने को मिला नीफे। तो प्रोबेबली ड्यू टू चेंज इन मिनरल, स्टेटमेंट तो सही है भाई, स्टेटमेंट तो सही है, मैंने आपको बताया भी है, प्रोबेबली ड्यू टू चेंज इन मिनरल। टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर कल को गिवन हो कि प्रोबेबली ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड चेंज इन मिनरल्स, तो वो भी बिल्कुल सही हो। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री, एस्थेनोस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल, बिल्कुल गलत। ठीक है, ध्यान से देखो, एस्थेनोस्फेयर मैंने आपको यहां पर मार्क करके लिखवाया है। ठीक है बच्चे, एस्थेनोस्फेयर मैंने आपको यहां पर मार्क करके लिखवाया है। रुको, इसको मैं ना व्हाइट से एक बार अंडरलाइन कर दे रहा हूं। वेट, ये देखो, एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल ओनली। ठीक है बच्चे, अपर मेंटल ओनली, सिर्फ और सिर्फ अपर मेंटल का पार्ट है। लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक। एस्टेनोस्फेयर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये भी मैंने आपको यहां पर रिलेट करके बता दिया है। ठीक है, चलो, तो सर ये स्टेटमेंट नंबर थ्री तो बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट नंबर फोर एक बार पढ़ लेते हैं। लेहमान डिस्कंटिन्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। ये देख लो, आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है बच्चे? लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आउटर कोर एंड इनर बेरिस्फीयर। ठीक है, बेरिस्फीयर मैंने आपको बता दिया, इट इज यूज्ड फॉर कोर, इट इज यूज्ड फॉर कोर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, यानी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो सर एक स्टेटमेंट हो गई, सर ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई, सर ये स्टेटमेंट तीन तो गलत है, स्टेटमेंट फोर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर हो जाएगा। तीन स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सिर्फ स्टेटमेंट थ्री रॉन्ग है, बाकी तीनों सही है। चलो, अब इसको याद करने की एक ट्रिक देख लो। सीएम राहुल गांधी, राहुल गांधी एंड बड़ा सा एल, सीएम राहुल गांधी लीजेंड। ठीक है, सीएम राहुल गांधी लेजेंड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो, आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए बच्चे कि पहले अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, देन उसके बाद आएगा अपर मेंटल,
फिर आएगा लोअर मेंटल, फिर आएगा आउटर कोर, फिर आएगा इनर कोर। ये ऑर्डर पता है तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कोनॉर्ड, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में बच्चे मोहोरोविक, ठीक है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी, देन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग, एंड उसके बाद आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में लेहमान डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। एंड इसी के साथ सर आज आपके बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर वाला जो आपका पोर्शन है, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ और वीडियोस इस पे रिकॉर्ड करूंगा, वीडियोस आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगी। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम चलेंगे अर्थक्वेक के ऊपर। अर्थक्वेक के बाद सर हम चलेंगे यहाँ पर ये भी आपका अर्थक्वेक का क्वेश्चन है, इससे आप जब मैं आपको अर्थक्वेक का कांसेप्ट पढ़ा दूंगा तो आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर सर हम आ जाएंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर। उसके बाद बच्चे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे आपका डिफरेंट मार्जिन्स कि सर एक कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का क्या सीन होता है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे अबाउट वॉल्केनो, देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। फिर सर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ वॉल्केनो से। फिर बच्चे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है अगेन वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से, एंड एट लास्ट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है रॉक से, ठीक है, रॉक साइकिल या फिर आपके रॉक सिस्टम से। ये 10 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा लिथोस्फीयर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं एक एक पार्ट के ऊपर वीडियो डालता जाऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। यहां से बच्चे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, छुटपुट क्वेश्चन अक्सर इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बच्चे। चलो, तो आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करें जब तक मेरी नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आ जाती है, एंड आराम से पढ़ते रहो। आपको अच्छे तरीके से पता है मैंने आपसे हेल्थ डेज का प्रॉमिस किया है, तो डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगा 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29, 30 एंड 31, 6-7 दिन मैं आपके लूंगा। एंड जीएस में आपको किसी भी पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। ड्यू मेरी क्लास जो है कई बार लंबी चली जाती है, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो मेरी क्लासेस जरूर थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लगेगी कि सर आपने 50, 40, 45 मिनट ले लिया एंड सिर्फ एक क्वेश्चन कराया एंड सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट के पीछे बच्चे, है ना, अगर आप समझ जाओगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर आप समझ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। एंड फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस कैसे रिलेट करना है, बेसिकली रिलेट करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये मैंने आपको इस क्लास के अंदर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम मूव करेंगे अर्थक्वेक के ऊपर, रिकॉर्डेड वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तब तक हैंडआउट्स प्लीज पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स प्लीज पढ़ते रहिए, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी अभी डिफेंस के ऊपर भी आ रही है जल्दी ही, ठीक है। एंड जी फॉर्म प्लीज फॉलो करते रहिए, अगर आपने इतना कर लिया तो जीएस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, ठीक है। जीएस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो भी पॉइंट्स बताए उसको प्लीज एक बार वापस से देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखो, कहने को ये एक क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर मैंने 4 स्टेटमेंट में डाल के लेके आया, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने आपको इसके अंदर बता दिए जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्या आप याद रखोगे, लिथोस्फीयर कंप्राइजेस ऑफ क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। दूसरा, थिकनेस किसकी ज्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक की, सर कॉन्टिनेंटल की ज्यादा होती है। एस्टेनोस्फीयर ओनली दी पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सर मेसोस्फीयर लोअर मेंटल, वो सॉलिड पोर्शन में होता है। कोर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज पेरिस्फीयर। आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट वेदर इज इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। आउटर कोर लिक्विड में क्यों होता है, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट टेम्परेचर एंड चेंज इन मिनरल। ऑथर ओम्स की थ्योरी क्या थी सर कि अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ के अंदर सर इतना टेम्परेचर क्यों है, बिकॉज वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे यूरेनियम थोरियम हो गया आपका, एंड उसकी वजह से थर्मल एक्टिविटीज आपकी होती रहती हैं, ऊष्मा निकलती रहती है, ठीक है बच्चे। क्लियर है इतना, क्लियर है। तो अल्टीमेटली सेक्शन ही आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहले आपका लिथोस्फीयर आएगा, ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर तक। फिर सर आपका आपका एस्टेनोस्फीयर आएगा 100 से 700, देन 700 से लगभग 2900 तक आपका मीसोस्फीयर, देन 2900 से 5100 तक आपका आउटर कोर, एंड देन 63771 या फिर 6400 तक आपका इनर कोर, ठीक है बच्चे। चलो, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। कोशिश करूंगा कि ये मैं 3 से 4 वीडियोस के अंदर खत्म कर दूं आज की क्लास, क्योंकि थोड़ी बेसिक थी इसलिए मुझे समझाने में टाइम लग गया। लेकिन बाकी 3 से 4 वीडियो की ये सीरीज आएगी और उसमें आपका पूरा लिथोस्फीयर कवर हो जाएगा।
जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस डालता रहूंगा। ठीक है बच्चे, अभी के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। हैंडआउट्स पढ़ते रहिए, क्लासेस फॉलो करते रहिए, हेल्प वीक जरूर से फॉलो करिएगा। ठीक है बच्चे, एंड मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ भेज रहा हूँ, दैट इज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, अभी डिफेंस का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, पर्सनैलिटीज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, उसको प्लीज फॉलो करते रहिएगा। एंड जी फॉर्म प्रैक्टिस टेस्ट प्लीज अटेम्प्ट करते रहिए, उसको प्लीज देते रहिए। स्टैटिक जीके की 6 क्लास आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, 10 से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में वहां से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो, चलिए सर, जय हिंद।